चलो कि आज फिर से कलम को हथियार बनाए, अंधेरों के इस दौर में शिक्षा का दिया जलाएं। नमस्कार, जय भीम, जय संविधान दोस्तों। आप देख रहे हैं सत्यबोध न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम में, जहां आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना है कि यह वर्ष ज्ञान, समानता और सामाजिक न्याय का नया उजाला लेकर आए आप लोगों के लिए, और आप लोग हमारे संविधान को कागज से उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और हमारे समाज में एक समरसता और समता मूलक समाज बनाने की दिशा में आप लोग आगे बढ़ेंगे। आज नववर्ष की शुभारंभ में हम ऐसे स्त्री को स्मरण कर रहे हैं जिनके बिना भारत की शिक्षा का इतिहास अधूरा है। 19वीं सदी का भारत, जहां स्त्री का पढ़ना पाप माना जाता था, जहां शूद्र अति शूद्र के लिए विद्यालय के दरवाजे बंद थे, ऐसे समय में सावित्रीबाई फूले ने किताब उठाई और समाज की जड़ताओं को चुनौती दी। एक मुहावरा है, रास्ते पत्थरों से नहीं हौसलों से बनते हैं। सावित्रीबाई फूले उसी हौसले का नाम है। आज इसी विषय पे चर्चा के लिए हमारे साथ इंजीनियर सुखित नयन बौद्ध जी हैं, जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन के बिहार प्रदेश के संगठन महासचिव हैं। बौद्ध जी बहुजन सामाजिक चेतना के सजग प्रहरी हैं और शिक्षा को मुक्ति का औजार मानने वाले चिंतक हैं, और सावित्रीबाई फूले की विरासत को आज की राजनीति और समाज से जोड़कर देखने वाले विचारक भी हैं। बौद्ध जी, आपका सत्यबोध न्यूज में स्वागत है, और आज चूंकि साल की प्रथम दिन है, इसीलिए आपको भी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। केशव कांति जी, जी, मैं आपको, आपके इस चैनल को और इस चैनल से जुड़ने वाले तमाम लोगों को नव वर्ष का मैं शुभकामना देता हूं, इस तरह से कि फूल खिलते रहे, हम आप तमाम लोगों के राह में खुशियां बिखरते रहे, आप लोगों की निगाह में, चेहरों पर कदम कदम पर मिले वर्ष 26 में खुशियों की बहार। ये शुभकामना है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए हजार बार जी, सभी लोग इस नव वर्ष 26 में एक ऊंचाई को प्राप्त करें, जीवन सुखद सार्थक सफल हो, इसकी कामना करता हूं। जी। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि भारत की बेटियां इतिहास में नहीं बल्कि वर्तमान में पढ़े, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सत्यबोध न्यूज को सब्सक्राइब करिए। और क्योंकि यहाँ शिक्षा खबर नहीं बल्कि एक क्रांति है, और उसी क्रांति के जरिए हम लोग अपने विचार को आगे बढ़ाते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, लेकिन सावित्रीबाई ने सिखाया, पोथी तब सार्थक है जब वह समाज बदल दे। सावित्रीबाई फूले की पंक्ति याद आती है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं और मुक्ति के बिना समानता नहीं। उनके साथ खड़े थे उनके जीवन साथी ज्योतिराव फूले, जिन्होंने कहा था, शिक्षा ही वह शास्त्र है जिससे शोषण का अंत होगा। और यह सिर्फ शिक्षा की बात नहीं थी, यह सत्ता को चुनौती थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और सावित्रीबाई फूले उस दहाड़ की पहली आवाज थी। आज सवाल यह है, क्या हमारी राजनीति उस शिक्षा को आगे बढ़ा रही है या उससे डर रही है? आज इसी कड़ी में हम सावित्रीबाई के जीवन पे प्रकाश डालने के लिए इंजीनियर सुखित नयन बौद्ध जी को अपने चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज हम जानना चाहेंगे कि सावित्रीबाई फूले का हमारे भारतीय इतिहास में
कितना बड़ा योगदान है और इसे हमारे बहुजन समाज को जानना क्यों जरूरी है। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम बौद्ध जी से सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बौद्ध जी। जी केशव कांति जी, सावित्रीबाई फुले को हम माता सावित्रीबाई के नाम से जानते थोड़ा हैं। सर थोड़ा जी कैमरा को सर हल्का ऊपर टिल्ट कर लीजिएगा, आपका फोटो थोड़ा नीचे आ रहा है। सावित्रीबाई फुले को हम जी। राष्ट्रमाता के रूप में, शिक्षा की देवी के रूप में, प्रथम शिक्षिका के रूप में जानते हैं। और जी। इनका जन्म सतारा जिला में ही हुआ था। वहां पर जब, और ये एक मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और ये जब जिस समय में इनका जन्म हुआ था वो दिन था 3 जनवरी 1831। और 3 जनवरी 1831 को ये जन्म लेती है। तो वो ऐसे परिवार में जन्म ली संजोग से कि मध्यम तबका का इनका परिवार था, लेकिन उनका सोच एक तरह से उस समय के सामाजिक व्यवस्था से कुछ ऊपर था। उनका एक समझ कहिए, नैतिकता कहिए, वो माने लड़का और लड़की में कोई भेद उनके पिताजी नहीं कर रहे थे, न रखते थे। तो उनके पिता का ये था कहना कि पहली बेटी मतलब फूक की रोटी। मतलब जैसे आज हम लोग जब कोई खुशियां या बेटा ही पैदा होता है तो हम मिठाई बांटते हैं, भोज करते हैं। तो फूक की रोटी मतलब अच्छा भोजन से मतलब था, मिठाई बांटने से था। उनके घर में जब सावित्रीबाई फूले का जन्म होता है और उनकी माँ का नाम था लक्ष्मीबाई और उनके पिता का नाम था खंडोजी नेवसे पाटिल। तो वो मिठाई बांटे और काफी जो है प्रशंसित थे। और वो अपने हिसाब से चाहे कि हम इसको जो प्यार दिया जा सकता था एक संतान के नाते, चाहे वो बेटा हो या बेटी, उसमें उन्होंने दिया। लेकिन उस समय में जो सामाजिक व्यवस्था थी, खासकर महाराष्ट्र में पेशवा जो ब्राह्मण हुआ करते थे, उनका जो समाज पर बंदिश था, विभिन्न तरह का रीति रिवाज शूद्र समाज पर, अति शूद्र पर, महिलाओं पर, उसका खमियाजा समाज भुगत रहा था। और बाल विवाह उस समय ऐसा था कि बाल माने गोदी में ही शादी हो गया करता था। तथापि सावित्री बाई का शादी 9 साल की उम्र में होता है 1840 ईस्वी को। लेकिन वहां जाने के बाद जब इनकी शादी ज्योतिबा फूले से होता है, उनका उम्र उस समय में 13 साल था। तो एक संजोग कहिए या उस समय की मांग थी कि हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो एक समय की कहिए पुकार इस सामाजिक कुरीति की खात्मा की शुरुआत कोई तो करे। मतलब एक इस तरह से कि कोई कहता है कि कौन कहता है कि चमन में सुराग नहीं हो सकता, एक तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। तो उस समय में इनका शादी एक ऐसे महान पुरुष से होता है जिनका सोच और इनका सोच बिल्कुल एक जैसा था। मानवतावादी, प्रगतिवादी, वैज्ञानिक सोच,
समाज की कुरीतियों को मिटा पाने में एक दूसरे के साथ बध के एक साथ होके कदम ताल मिलाते हुए, तो इस तरह का जब हुआ तो उनके सामने ये समाज में जब एक चर्चा हुई, ज्योतिबा फुले करते हैं कि भाई ये समस्या है, ऐसे ऐसे है। तो उस समय में उस समय में जो था समाज में कि अछूत लोगों को पानी पर, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर भी तो महान आंदोलन किए थे पानी पीने के लिए, उसी तरह से वहां भी पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो सावित्री बाई अपने ससुर के विरोध में और उनको न देखने पर अपने मैंने क्या कहते हैं, इनसे सहमति लेकर अपने कुआं से पानी लोगों को देने का इजाजत लेकर इस तरह का व्यवस्था शुरू कर दी थी। और जब उन्होंने देखा कि इस सब समस्या का निदान कैसे होगा, तो ज्योतिबा फूले इसमें कहे कि इसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा। तो उस समय में क्योंकि अंग्रेज 1813 ईस्वी में शिक्षा पर से प्रतिबंध, जो ब्राह्मण उस समय में इस देश में जो पूर्व की व्यवस्था था मनु का विधान के हिसाब से कि शुद्ध समाज स्त्री शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, तो जब अंग्रेज इस पर से प्रतिबंध हटा दिए तो उसी के दूसरे 13 और दूसरे क्या कहते हैं दशक में ही इन लोगों का जन्म होता है। और इनको जब पढ़ने का अवसर मिलता है ज्योतिबा फूले को, तब वो जो पढ़ाई की विशेषता को और वो जो चाहते थे अपनी बात, मन की बात को जब शेयर करते हैं, तो सावित्री बाई भी उनको वचन देती है कि हम भी पूरा आपको आपके काम में, क्योंकि मेरी भी इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए, समता लोगों के बीच स्थापित होना चाहिए, क्योंकि हम सब तो मानव है, एक जाति है, तो समता स्थापित होना चाहिए। तो इसी क्रम में ज्योतिबा फूले इनको पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। और जहां कहीं भी जाते हैं ये साथ साथ, तो खेत में जैसे इस जाति के आधार पर देखिएगा तो ये फूले साहब पिछड़ा जाति से थे और उस समय की व्यवस्था के हिसाब से वो माली जाति में थे, माली जाति से आते थे। तो माली जाति फूल का कारोबार प्राय लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी आदि। तो वहां भी जाकर ये हाथ में अगर कोई लकड़ी रहता था, कोई कुछ छड़ी रहता था, तो उससे लिखने उखने का काम शुरू कर दी। और इसी क्रम में फिर इनका एडमिशन जो है, ये बात हुआ कि भाई कैसे होगा, इस काम में हम लोगों को आगे बढ़ना है। तो सावित्री बाई फूले कही कि भाई इसके लिए हमारा भी इच्छा है। तो कहे कि भाई आपको भी पढ़ना पड़ेगा। तो ज्योतिबा फूले इनको पढ़ाने का काम करते हैं और इनका एडमिशन उस समय में पुणे में एक जगह था, हाँ, उनको निस्फरार करके एक जगह था अहमदनगर में, वहां पर जो इनको रख करके उनको पढ़ाने का काम करते हैं। तो जब वो पढ़ाने लायक हो गई, कुछ समझ हो गई कि दूसरे को भी हम पढ़ा सकते हैं, तो आगे चलकर फिर जो है एक हुआ कि इन दोनों में बातचीत हुआ कि भाई इसमें क्या किया जाए। तो उस स्थिति में एक प्रश्न हुआ कि भाई पढ़ाने का काम है। जब पढ़ाने के काम ज्योतिबा फूले ही कर रहे थे, तो उसी समय में उस समय की व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मणों के द्वारा जो शिक्षा पर रोक लगाए हुए थे, वो इनके पिताजी के यहाँ जाकर दबाव डालते हैं कि ये धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, इसलिए इनको कहिए कि आप पढ़ाना छोड़ दे शूद्र अति शूद्र को,
अगर ऐसा करेगा तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिताजी पर इतना प्रेशर डाला गया कि वो फिर बेटा के प्रेम से वो मेरे एक तरह से जो प्रेम होता है बेटा और पुत्र में, उससे भी ऊपर उनको जाना पड़ा और उनको निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, तुमको घर से हम निकालते हैं, और निकाल दिए गए। तो इस क्रम में सावित्री बाई को उस समय में नहीं निकाला गया, लेकिन उन्होंने अपने पति का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो अच्छे काम करना चाहते थे। मानवीय मूल्यों पर जो काम होना चाहिए उस पर काम करना चाह रहे थे ज्योतिबा फूले। तो इन्होंने अपने पूरी साथ दिया और ये भी साथ साथ घर से निकलती हैं। और जब इनको उस्मान शेख नाम का एक पड़ोसी जब इनको देखते हैं कि ये निकाले गए हैं और ये अभी इनको आवश्यकता है सहयोग की, क्योंकि भोजन भात कैसे चलेगा, इनका जो सोच है वो कैसे सफल होगा, तो सभी तरह का इनको जो है सुरक्षा का भी, आर्थिक मदद कहिए, स्कूल खोलने का, इनको आश्वासन दिया कि आप जैसा जीवन चाहते हैं, जो विचार किए हैं, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में हम पूर्णतः सहयोग करेंगे, जो मेरे पास संसाधन है, क्षमता है, उस हिसाब से। और इस तरह से उनका सहयोग होता है। तो फिर 1 जनवरी, चूंकि आज 1 जनवरी है, तो उससे पहले ही ज्योतिबा फूले कहे कि भाई स्कूल खोला जाए, इस सब का निदान शिक्षा से ही होगा। तो उन्होंने तब कहा कि भाई शिक्षा का काम तो शुरू किया जाए, लेकिन महिला को जब तक हम शिक्षित नहीं करते हैं तब तक हम समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। क्योंकि उनका सोच देखिए कितना बड़ा था कि वो वहां तक उनका सोच चला गया कि एक महिला अगर पढ़ती है, अगर मान लीजिए आपका विचार बदल जाता है, तो आपका विचार अगर बदलता है, एक पुरुष अगर बदलता है, तो वो अपने परिवार को या और अपने बच्चे को अपने विचारधारा में लाने में उसको 50 साल लग जाएगा। उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस विचारधारा में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन फूले साहब का सोच यहाँ तक था कि अगर महिला को हम बदल देंगे तो समाज को बदला जा सकता है। क्योंकि जितनी भी कुरीतियां थी समाज में उस समय में, एक लाधा गया था। तो वो सोच रहे थे कि मनुष्य प्रथम शिक्षिका तो माँ ही होती है किसी भी बच्चों के लिए। वही बच्चा आगे चलकर समाज का और देश का एक नागरिक होता है। तो अगर महिला को अगर हम उसकी विचारधारा को बदल दिए, उसको अगर शिक्षित कर दिए, तो समाज शिक्षित हो जाएगा। तो उनका मानना ये हुआ कि अगर महिला अगर बदल जाती है तो वह महिला अपने पति को 5 साल में ही बदल देगी। लेकिन ये बात बाबा साहब भी आगे चलकर इस बात को बोले कि अगर महिला अगर बदल जाती है, और वो प्रैक्टिकल देखा गया कि बहुत सारी महिलाएं जो बदली तो अपने पति और बच्चे को 5 महीने में बदल दी, अपने विचारधारा में ला दी। तो इनका ये सोच था कि अगर महिला बदल जाएगी, अगर पुरुष बदलता है तो प्रत्येक पुरुष को 50 साल बदलने में समय लगेगा, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, फिर वह शादीशुदा हो जाएगा। तो ये उतना प्रभावी समाज के लिए नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर महिला बदलती है तो जीरो एज से ही, मतलब शुरुआत से ही हमारे बच्चे में वो नींव, विचारधारा वाला नींव, नैतिकता का नींव, शिक्षा का नींव ये डला जाएगा। एक संस्कृति उसके जीवन में डेवलप हो जाएगा जी। तो इस आधार पर तो इसकी जी सर, ज्योतिराव फूले जी जो 15 सितंबर 1853 को जी एक ईसाई मिशनरी, जो बात आप अभी कह रहे थे उस बात को थोड़ा मैं उनके शब्दों में कह दूं। ईसाई मिशनरी पत्रिका में उन्होंने ज्ञानोदय को दिए एक साक्षात्कार में सावित्री बाई अपने कार्यों का सारांश प्रस्तुत करते हुए कही थी
कि मुझे यह बात समझ में आई कि माँ के कारण बच्चे में जो सुधार होता है वह बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा है। इसलिए जो लोग इस देश की खुशी और कल्याण के लिए चिंतित हैं, उन्हें निश्चित रूप से महिलाओं की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। और यदि वे जी। देश की प्रगति चाहते हैं, तो उन्हें ज्ञान प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इसी विचार से मैंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया, लेकिन मेरे जाति के भाइयों को यह पसंद नहीं आया कि मैं लड़कियों को शिक्षित कर रही थी, और मेरे अपने पिता ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। कोई भी स्कूल के लिए जगह देने को तैयार नहीं था, और न ही हमारे पास से बनाने के लिए पैसे थे। लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे। लेकिन लाहू जी, रघु राउत मंग और रनबा महार ने अपने जाति के भाइयों को शिक्षा के लाभों के बारे में समझाया। सर, ये एक वाक्य है जो उन्होंने एक पत्रकार में हम पढ़े हैं, जी जी जो वो महिलाओं जी। की शिक्षा के प्रति बोली हाँ, थी। बहुत सुंदर बात जो है, इसको भी हम लाते ही। तो जी। ये बात जब हुआ तब उन्होंने देखा कि स्कूल तो हम्म खोलेंगे तो क्या किया जाए। हम्म तो हुआ कि भाई उसमें भी महिला, उन्होंने सोचा कि हम लड़कों का जो स्कूल खोलेंगे, तो अंग्रेज तो उस समय में स्कूल खोलने की घोषणा 1818 ईस्वी में ही कर दिया था कि 200 आबादी पर हम 200 आबादी वाले प्रत्येक गांव में एक स्कूल खोलने का सरकार, उस समय की सरकार, अंग्रेज सरकार, विचार बना रखा था। लेकिन इन लोगों का देखिए कि सोच हुआ कि अगर लड़के पढ़ेंगे तो फिर ये परिवर्तन होने में विचारधारा, माने जो बिना विचारधारा का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो उन्होंने लड़कियों का स्कूल खोलने का माने सोच पैदा कर लिया, योजना बना लिया। और इसके लिए उन्होंने माने एक तरह से ज्योतिबा फूले को और इनका जो फातिमा जी को, और एक क्या कहते हैं, उनकी साथी के रूप में एक महिला थी, ताराबाई, पंडिता रमाबाई ताराबाई शिंदे। और पहले तो अपने सावित्री बाई को उन्होंने ट्रेनिंग कराई, टीचर ट्रेनिंग करवा करके। और वो वही जो है क्या कहते हैं, अहमदनगर मिस फरार एक जगह था जहां पर उनको भेजी, और वहां रख के उसे ट्रेंड करवाई कि शिक्षा को कैसे बच्चों में आसानी से दिया जाए, ताकि बच्चे जो है उससे दूर न भागे, उसको खेल खेल में उसको मनोरंजक बना के उनके लेवल का ज्ञान कैसे दिया जा सके। तो इस तरह से पहले उनको ट्रेंड कराया गया। और तब जब माँ सावित्री इसमें दक्ष हो जाती है, तो 1 जनवरी 1848 को भीरेबाड़ा एक जगह था, पूना से सटा हुआ ही, उस जगह मैंने 1 जनवरी को लड़कियों का एक स्कूल खोला जाता है, जिसमें शिक्षिका के रूप में इनका जो है काम शुरू होता है। तो इस तरह से प्रथम शिक्षिका के रूप में इन्होंने भारत अगर पाया, जिस महिला को शिक्षा से काफी दूर रखा गया था, ताकि उस महिला आधी आबादी को हम गुलामी का जीवन में रखकर और इस देश में अपने अनुकूल, अपने व्यवस्था के अनुकूल, कानून के हिसाब से, मनु के विधान के हिसाब से उस पर हम अपना शासन करते रहे। तो उसको चैलेंज एक तरह से सावित्रीबाई फूले स्कूल खोल करके 1 जनवरी 1848 को उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, अब जो है तुम्हारा जो ये विधान है उसको हम चैलेंज करते हैं। और इस तरह से 1 जनवरी 1948 को जो प्रथम शिक्षिका बनी। और इस तरह से 4 साल में ही उन्होंने लगातार 52 तक 18 स्कूल इन्होंने खोला, दोनों पति पत्नी मिलकर। और उस समय में 18 स्कूल खोलने के साथ साथ उन्होंने स्कूल जब खोला, तो पहला जो स्कूल खोला था, ऐसा नहीं था कि वो चाह रहे थे कि केवल
अपने ही जाति के लोगों को या शूद्र समाज को ही पढ़ने का अवसर उसमें दें। जब प्रथम स्कूल ये खोलते हैं तो 4 स्टूडेंट पहला एडमिशन जब हुआ उनके स्कूल में, जिसमें 4 ब्राह्मण बच्चियां थी और एक मराठा था और एक धनगर एक जाति होता है जो अति पिछड़ा जाति में आते हैं, उनकी बच्चियां। तो इस तरह से उनके तरफ से ये नहीं था, वो था कि भाई टोटल महिला समाज को वो एक मानते थे, मनुष्य को ही एक मानते थे दोनों पति पत्नी। और जब स्कूल खोले तो सबका स्वागत वो कर रहे थे कि भाई महिला जब तक नहीं पढ़ेगी तब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा। और इस तरह से जो 4 साल में 18 स्कूल खोलने का काम किए। और फिर आगे जाकर ये जब स्कूल चला रहे थे तो दोनों पति पत्नी ताउम्र बिना वेतन का काम किए, मतलब फ्री में पढ़ा रहे थे। और इसके लिए पैसा संसाधन कैसे जुटे, तो स्कॉटिश स्कूल जो था उस समय का, जो अंग्रेज संचालित करते थे, उस स्कूल में ज्योतिबा फुले खुद पढ़ाते थे। और फिर अर्थ कहाँ से आएगा, उसके लिए काम का जुगाड़ भी खोजते रहते थे कि ओवर टाइम हम दूसरे जगह से भी करें। और उस पैसे से समाज में को शिक्षित करने का बीड़ा उठाए हुए थे। और ऐसे ही हमारी माँ सावित्री, वो कपड़ा रजाई मैंने इस क्षेत्र में भी सिलाई कटाई में भी प्रवीण थी। जितना वो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाने में कुशल थी, उस तरह से सिलाई कटाई इस समय भी प्रवीण थी। तो वो जो है रजाई समाज के जिनको आवश्यकता होता था, क्योंकि ठंडा गर्मी तो सब दिन कपड़ों का जरूरत होता है, तो उस समय में वो रजाई भी उसमें से समय निकालकर रजाई किसी का बना देती थी, तोशक बना देती थी, कपड़ा सील देती थी। तो उससे जो पैसा होता था उससे भी वो स्कूल को खोलने में और उसका मैनेजमेंट कैसे वो जो है अनवरत रूप से हमारा स्कूल खोला हुआ चलता रहे, इस पर वो काम करती थी। तो एक बार 21 अगस्त 1952 को एक ऑब्जर्वर आया जांच करने के लिए कि ये शिक्षा पर जो काम हो रहा है, इसको स्कूल का जो पढ़ाई लिखाई है वो कैसा है। तो उसमें उन्होंने देखा कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे उस समय में उपस्थिति रहती थी, उसके तुलना में 10 गुना बच्चे वहां पर थी, बच्चियां वहां पर थी। और उससे जब वो पूछा गया, मैंने बच्चों से इंटरव्यू लिया गया, तो सभी के सभी बच्चे अपने मैंने क्या कहते हैं उसमें जो पात्रता जिस क्लास वाइज था वो बहुत ही अच्छा था। तो इस तरह से मेजर कैंडी जो है ना 16 नवंबर 1852 को उसी जगह पुणे में एक विश्राम बाग बारा था, जहां पर एक इन लोगों को सम्मानित करने के लिए कि एक महिला होकर और लड़कियों का स्कूल संचालन कर रही है, और साथ साथ एक नहीं कई स्कूलों पर इसका खुद का नियंत्रण है। और इतनी बच्चियां वहां पर सरकारी स्कूल से अंग्रेज का जो स्कूल रहता था उससे 10 गुना उपस्थिति हो और क्वालिटी शिक्षा दे रही हो, और समाज की जरूरत को, जैसे बुनियादी स्कूल हमारे समाज में उस समय हुआ करता था, जिसमें हम लोग माने खेती बाड़ी से लेकर बागवानी से लेकर विभिन्न बातों को, समाज के तमाम बातों को समझते थे, पढ़ते थे, जानकारी रखते थे। तो इस तरह की बात जब वो अंग्रेज जो है देखा ऑब्जर्वर, तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि इन दोनों को ये शिक्षा के क्षेत्र में इतना महान काम कर रहा है समाज को बदलने के लिए, और वो भी जो है बिना फीस लिए हुए। तो इन दोनों को उन्होंने इनकी इज्जत को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक जगह पर विश्राम बाग बारा था, एक बहुत बड़ा घेरा वाला जगह, उसमें इन दोनों को सम्मान
दिया गया, सम्मानित किया गया। और इस तरह से तो ये बताता है कि देखिए कि ये लोग कितने अपने आप में समाज सुधार के लिए वचनबद्ध थे। और कहा गया है कि गुलामी जो है ना, आपको गरीब बनाएगा, आपको सब तरह से नीचे कर देगा। और आजादी कौन चीज दिलाएगा? शिक्षा। तो वो हथियार है एक तरह से। तो इस तरह से वो शिक्षा को ही जो है इसका मूल आधार मानकर इस पर काम करते रहे। और आगे चलकर ये देखे कि समाज में उस समय में क्या था कि खासकर पेशवाओं का जो वहां था महाराष्ट्र में खौफ, तो उस स्थिति में वह क्या था कि वहां पर महिलाओं का भी, उनके महिलाओं पर भी काफी जो है नारकीय जीवन में कहिए कि उनकी महिलाएं काफी नारकीय जीवन जी रही थी। होता था क्या कि जो विधवा हो जाती थी तो संपत्ति पर, मान लीजिए विधवा हो गई, तो संपत्ति अगर संपत्ति में अधिकार दिया जाता, उसको समान सब कुछ रहता, तो उनका संसाधन बढ़ जाता। तो उसको सती प्रथा में झोंक देना रहता था। नहीं, अगर विधवा होके रहिए तो वो किसी कोने में डूब कर रहिए, केस कटा दिया जाता था, फेंका हुआ भोजन, इस तरह का। और सबका पारिवारिक क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा का शिकार हुआ करती थी। उनके साथ, उनके चरित्र के साथ भी खेल होता था। उसमें जब बच्चे हो जाते थे तो बहुत सारी महिलाएं अपना जान दे देती थी, क्योंकि जान देने के अलावे कोई जो है दूसरा चारा नहीं बचता था। तो एक बार ज्योतिबा जब देखे कि इस तरह की एक महिला को, तो वो बचा के लाते हैं। और सावित्री जब देखती है तो एक जैसे कोई बिछड़ी हुई बेटी अपने माँ के पास आती है, भुलाइल बेटी, कैसे अपनी माँ तुरंत गोद में लगा लेती है, अपने सीने से लगा लेती है, उस तरह से उस महिला को, विधवा महिला को, जो एकदम रूप अवस्था में थी, तो उसको जो है अपने सीने से लगाकर और पूरा आश्वासन दी कि तुम्हारा यहाँ पर बाल बाका नहीं होगा, तुम भली जो है गर्भवती हो और तुम्हारी जो बच्चा जनने यहाँ तुम जनोगी, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और अब समाज तुमको कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। और इस तरह से जब वो बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चा को फिर अपना नाम देती है, ताकि कोई उसे लवारिस नहीं कहे, इस तरह से नहीं कहे, और उसका नाम यशवंत रखते हैं। और इस तरह से फिर एक विधवा आश्रम भी उन्होंने स्थापित कर दिया कि अगर इस तरह की घटना तो आए दिन उस समय में होता रहता था। तो सावित्री बाई पहल करके अपनी महिला लोगों की समस्या, इतनी बड़ी समस्या थी, उससे निजात दिलाने के लिए उन्होंने अपने घर पर विधवाओं के लिए एक आश्रम खोल दी। और जहां आकर सबको लिख दी थी कि आप सब यहाँ आइए, अगर इस तरह की घटना होती है और आपको आपके बच्चे के पिता कौन है नहीं है उससे कोई वास्ता नहीं, उसको गुप्त रखा जाएगा, किसी तरह का सार्वजनिक यहाँ पर हम नहीं होने देंगे, और आप यहाँ पर सुरक्षित रूप से अपने बच्चे को जो है जन्म दे सकती है। उसके साथ साथ समाज में उस समय में एक ऐसा भी था कि अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकता था लोग, जाति का जो उपजाति होता है उसमें भी विवाह नहीं हो सकता। तो सावित्रीबाई फूले पहली एक ऐसी महिला थी जो अंतरराष्ट्रीय कि कई इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर पहला अंतरजातीय विवाह कराने में सफल हुई। तो जसवंत राव जो उनके लिए हुए पुत्र थे, उनको उन्होंने एक दूसरे जाति व्यवस्था में दूसरे जाति के जो थे उनसे उनकी शादी कराते हैं। और इस बात का शुरुआत कर दिए कि नहीं, कि जब तक अंतरजातीय विवाह नहीं होगा, और ये जाति जो है ना, जो एक समस्या है जिसके बारे में साहब कबीर, रैदास जी, चाहे और भी संत पहले इस पर प्रश्न उठाते रहे हैं कि समाज के लिए कलंक है और समाज में भाईचारा कभी उत्पन्न नहीं होगा और समाज
एक सीढ़ीनुमा व्यवस्था, प्रत्येक जाति अपने से किसी को नीचे तो किसी को ऊंचा देखता रहेगा। जो तो इसके लिए उन्होंने सत्य शोधक विवाह पद्धति का भी स्थापना किया, जिसमें ब्राह्मणी विवाह का जो पद्धति था उससे दूर अपने हिसाब से उन्होंने कुछ गाथा लिखा, जैसे मंत्र वहां पर था तो यहाँ पर, और उसमें लड़का लड़की को एक वचन करवा दिया जाता था, जैसे अभी संविधान की पाठ करते हैं उस तरह से। और स्वतः अपने हाथ से माता सावित्री ने कई विवाह कराया। तो उस समय में उनके दौर में ऐसा हुआ कि जैसे लग रहा था कि अब ब्राह्मणों से छुट्टी समाज को मिल गई। उनके लिए एक तरह से भुखमरी जैसा, कोई पूछने की जो बात थी कोई पूछ ही नहीं रहा था। और इस तरह से जिस विवाह का नाम वह सत्य शोधक विवाह रखा। और ये हेलो जी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना फिर ये करते हैं ज्योतिबा फूले। तो उसी का ये सब पाठ था। तो उस समय में समाज में जितनी भी तरह की कुरीतियां थी, चाहे सती प्रथा था, विधवा विवाह था, अंतर जातीय विवाह नहीं था, तो ये सभी बातों पर और शिक्षा के क्षेत्र में वो मैंने क्या कहते हैं, एक सिलेबस तैयार किए। जैसे अभी होता है ना कि जो है अभी शिक्षा एग्जाम एक होता है लेकिन सिलेबस अलग अलग है, अलग अलग सिलेबस से पढ़ाई करता है। जो इधर शुद्ध समाज के लोग हैं, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें भी उनको पूरा जितना निःशुल्क और उच्च शिक्षा, क्वालिटी शिक्षा, इस सब पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नहीं होता है। और कुछ समाज के ऐसे भी लोग हैं जो दून स्कूल में, अच्छे स्कूल में उसका सिलेबस, उसका पढ़ाई अलग है। लेकिन जब फिर सरकारी सेवा में आने की बात होती है तो सबको एक ही एग्जाम में बैठना पड़ता है। तो जो असमान सिलेबस वाले, असमानता वाले समाज में अगर समान आप कंपटीशन के थ्रू अगर आप पदाधिकारियों का चयन कीजिएगा तो ये असमानता को बढ़ाना नहीं तो क्या है। इसके लिए बीपी मंडल साहब का कहना था कि जैसे एक लंगड़ा को एक मैंने दिव्यांग को अगर आप एक पूरा स्वस्थ लोगों के साथ दौड़ में प्रतिभागी बना दे तो ये तो अन्याय है सरासर। तो उस समय में एक सिलेबस बनाए थे सावित्री बाई ने कि समाज के तमाम बातों को केवल, जैसे जो कबीर साहब कहते कि पोथी पट पट जगमुआ पंडित भया न कोई, कि समाज में जो कुरीति है, जो पाखंड है, अंधविश्वास है, जो उसको मर्यादित जीवन नहीं जीने देता है, आर्थिक आजादी नहीं देने दे प्राप्त होने में सहायक नहीं होता है, तो उस तरह की तमाम चीजों से दूर ऐसा सिलेबस शिक्षा के क्षेत्र में बनाए थे कि वो सामाजिकता को भी जाने और वो सही मायने में पंडित हो सके। तो इनका एक तरह से हम देखते हैं कि केवल शिक्षा पर ही नहीं काम किए, सिर्फ जो बुनियादी शिक्षा कह सकते हैं, पंडित भया न कोई, वो प्रत्येक अपने विद्यार्थी को पंडित बना देना चाह रही थी हमारी माँ सावित्री। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये हमारे समाज के लिए आन बान शान रही है। और इनके हुए बताए हुए रास्ते को अगर हमारा समाज आज भी अपना लेता है, और हम आपसे मैं काफी मैंने आपसे क्या कहते हैं प्रभावित हो रहा हूं कि आपका भी इच्छा, हम देखते हैं कि आप भी चाहते हैं कि समाज को कैसे स्कूल खोला जाए और उस स्कूल में ये बुनियादी बातों की जानकारी उसको दी जाए
जी। ताकि अगर उसको जिस लेवल तक का भी शिक्षा वो प्राप्त करे तो उसको वो शिक्षा उसको काम आवे जीवन में। तो ये बात आप मैंने शेयर हमसे एक बार किए थे और अभी भी प्रयत्नरत है, जबकि आप खुद अभी शिक्षा अध्ययनरत है, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा आप इतने चिंतित हैं कि चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो। तो ये आपके लिए हम शुभकामना व्यक्त करते हैं कि आप इसी तरह से जैसे ज्योतिबा फूले और माँ सावित्री बाई कुछ ऐसा काम कर गई जो आज उनके जीवन चरित्र को लोग लिख रहे हैं, उनके किए हुए काम को कई किताबों में लिखने का काम हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। और अब आप जिस इनके किए हुए कृत्य को लोग झांपने का काम अभी तक करता रहा है, लेकिन आज जो सोशल मीडिया है और आपका जो यह सत्यबोध चैनल है, ये सब हमको लगता है कि उनके कामों को सही मुकाम तक समाज तक प्रसारित करने में सफल होगा। और आप भी उस दिशा में सोच रख रहे हैं तो एक दिन आप भी कामयाब होइएगा, ये जी सर। मेरी शुभकामना है। जी, जी। जी सर केशव जी। सर जिस तरीके से सर 18वीं शताब्दी में सर दोनों 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में फूले जी दंपतियों ने जिस प्रकार से समाज को शिक्षित करने का, उसे जगाने का और रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का प्रयास किए थे। जी और आज के दौर में जो है कन एक बहुत कम उम्र के जो है कन वाली रहमानी मुस्लिम लड़का है, हम्म लगभग 26 या 27 साल की उम्र के लड़के हैं। हम्म जब इस देश में एक संप्रदाय के ऊपर जो है बार-बार जो है कीचड़ उछाला जाता है, उस धर्म के नाम पर उसको आतंकवाद, कभी जो है पाकिस्तानी, कभी अनेक भद्दी-भद्दी नामों से संबोधित किया जाता है, जिस धर्म के प्रति अ, एक प्रकार से हम कहें हेट पैदा की जाती है। हम्म तो वाली रहमानी उसी मुस्लिम समुदाय से होते हुए भी वो आज हम्म कलकत्ता में एक बहुत बेहतर विद्यालय बनवा रहे हैं। हम्म और वो चाहते हैं कि वहाँ पे जो मुस्लिम समुदाय के जितने भी लोग हैं, वो किसी अनर्गल मतलब किसी बेफिजूल के कामों में न जो है मतलब संलग्न होकर के शिक्षा को ही अपना हथियार बनाए और शिक्षा के माध्यम से अब इस समाज को जो पे बैक टू जैसे जो नेशन है, ताकि हम जब शिक्षित होंगे तो हम अपने राष्ट्र को क्या दे सकते हैं, उसके योग्य वो वहाँ पे बना रहे हैं। और बहुत बेहतर स्कूल वाली रहमानी सर, आप देखिएगा उनको। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ, बहुत तो बढ़िया वो बात हमारे संज्ञान में लाए हैं, हम भी उनको जबकि वो पढ़ते हैं देखते हैं। मुस्लिम समुदाय से हैं वो, तो आज के दौर में हम उसको भी देखे हैं। और हम चाहते हैं कि मतलब आने वाले समय में कि देखिए हमारे जो हम बहुजन हम समाज। आप केशव कांति जी, हम आप उसको मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, हिंदू विभिन्न रूप से नाम दे सकते हैं, लेकिन हम्म। सब कोई है, सब आदमी ही है, मनुष्य हाँ, ही है, मानव ही है। हम्म। तो हम हम सब सब होमो पहले मानव सेपियंस बने, हैं। न हम्म हिंदू बने न मुसलमान बने, हम हम्म सब मिलके पहले इंसान बने। और हम्म जो काम हमारे कलाम सर कर गए हैं, जो अभी हम्म। खान सर कर रहे हैं, कई जी। मुस्लिम शिक्षक आज हैं जो राष्ट्र हम्म को एक दिशा दे रहे हैं। हम्म तो ये लोग सराहनीय काम कर रहे हैं। जाति कुछ नहीं है, हम्म। कबीर साहब कहे हैं, जाति न पूछो साधु की। जी। तो धर्म और जाति हमारे समाज के लिए अभिशाप है। हम्म। धर्म का मतलब है कि जो धारण किया जाए तो अच्छाई को धारण करे, जो सब लोग जिसको धारण करे, सर। जो आपको विकास हम्म। की ऊंचाई प्रदान करा सके। कुछ लोग लेकिन अगर सर जिसको इस धारण देश करता है में उसको। वो एक जी अलग कैसा। मसला है सर, धर्म पे हम लोग बात जी करेंगे, लेकिन मसला जी ये है कि सर जब किसी समुदाय को उसके धर्म के नाम पर ही उसको जो उससे हेट किया जाता है, उसका ये गलत है, उसके ऊपर। गलत है। हाँ, ऐसा इस देश में जो है अक्सर जो है हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस तरीके की भावनाएं पैदा करी जाती है, नफरतें हम्म, बयान हम्म। आप देखते भी होंगे, सोशल मीडिया पे भी, न्यूज पे भी, हर एक जगह डिबेट में दिखाया जाता है अक्सर। उस दौर में एक तो मतलब कैसा मुस्लिम जी, समुदाय का लड़का अपने मैं समुदाय ये के। कर, मैं ये हम्म कहना चाहता हूँ कि सत्यशोधक समाज का मूल हेतु क्या था। हम्म मूल हेतु यही था कि सभी मनुष्य समान है,
मनुष्य को गुणों से महान, मनुष्य गुणों से ही महान होता है, न कि जन्म से। तो जब वह अपने कर्म से महान होता है, गुण से महान होता है, कर्म जब करता है तब उसके पास गुण आता है। तो जब गुण से महान होता है तो फिर जाति कहाँ आ गया? तो ना कोई मुसलमान हो चाहे किसी भी जाति को हो, वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी सराहना होनी चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए, ताकि उनका हौसला अफजाई हो। और इस काम को कोई भी करे तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान है, उनका हम सब वो को सराहना बहुत करनी चाहिए। बेहतर प्रयास कर रहा है, और जो बहुत बेहतर शिक्षा को जो आगे शिक्षा को ही अपना माध्यम बना रहा है। उसी प्रकार से हमारा भी मानना है कि जो जी हमारा जो बहुजन समाज है, हमारे आसपास के गांव के जो बहुत सारे लोग हैं, जी तो उसके पास जो है कि मतलब शिक्षा के प्रति ललक तो है, लेकिन उन्हें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, जो जो उसको एक बेहतर इंसान बना सके, जो हाँ, बेहतर मतलब कामयाब इंसान बना सके। क्योंकि उनके अक्सर अक्सर सर जो हम आप जब डिबेट करते हैं तो हम राजनीतिक न्याय को तो प्राप्त कर रहे हैं आरक्षण के माध्यम से, लेकिन जो शिक्षा के क्षेत्र में हमारा जो शैक्षणिक न्याय होना चाहिए, जो हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारा अधिकार हो, जैसा कि आप अक्सर आप हमको भी मोटिवेट करते रहते कि आप ताकि हमारा जो प्रशासनिक में जो हमारे समाज की पहुंच बहुत कम है, ब्यूरोक्रेट में हमारे समाज की पहुंच बहुत कम है, अदालतों में जो है मतलब वकील से लेकर के जज तक हमारे समाज की पहुंच बहुत कम है। चूंकि कम है इसीलिए जो वहां पे जो जो भी वहां का जो डिसीजन होता है उसमें निष्पक्षता का अभाव दिखता है। जी जी वहां जी वहां पे बाइसनेस दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मतलब जो जब हर कोई हर एक वर्ग से वहां पे जब तक प्रतिनिधित्व बन के नहीं पहुंचेंगे तो समानता की बात होगी ही नहीं। कम वो से कम अपने क्वेश्चन करने वाला भी तो रहे, वहां जी बैठा जी भी रहेगा तो अगला आदमी को लगेगा कि नहीं भाई, वो अगर नहीं भी बोल रहा है तब भी उसके हिस्से की बात तो वो हमारे तो करना समाज का पड़ेगा। तो वहां पे हमारे समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व का अभाव है। अक्सर जी जो हम जब शहर में दरभंगा की बात करते हैं, जब सीए ढूंढने की बात आती है तो वहां भी हम लोग पीछे हो जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की हमारे समाज के बहुत कम लोग जो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे। अच्छे वकील की बात आएंगी तो जो उसमें भी जो हम लोग पीछे हो जाते हैं। ठीक है। तो और इस तरीके से तो अगर क्वालिटी एजुकेशन हमारे समाज के लोगों को मिले तो धीरे धीरे जो हमारी पहुंच भी हर एक जगह पहुंचेगी। हम लोग भी जो ब्यूरोक्रेट में होंगे, और एक बहुत बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव के लिए ये पहल आवश्यक है हमारे समाज में। और हम चाहते हैं कि भविष्य में जो आपके सहयोग से जो हम लोग इसको इसमें कामयाब भी होंगे, और हमारे जो तमाम दर्शक हैं वो भी जो देख रहे हैं वो भी इस चीज के लिए हमें जो आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज सर चूंकि आपने जो है जो सावित्री बाई फुले के जो जीवन पे ही प्रकाश डाला, उसी में सर बहुत समय जो है चला गया है, तो इस पे हम अगले दिन करेंगे। और हम आप आप कुछ बताना चाह रहे थे कि 3 जनवरी को माता जो हमारी जो प्रथम शिक्षिका है, जो ट्रेंड शिक्षिका जिसे हम कहते हैं कि प्रथम जो मतलब ट्रेंड शिक्षिका, मतलब जी जी शिक्षक तो बहुत बन जाते हैं ऐसे ही तथाकथित अपने आप को शिक्षक भी कहते हैं, लेकिन उसके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन ट्रेंड मतलब सबसे पहले ट्रेनिंग लेकर के शिक्षक जो बनी थी बड़ी सी। सावित्री बाई फुले जी। तो उनका 3 तारीख को जो है उसका जयंती भी है। जी और आपके ऑल इंडिया तो बैकवर्ड क्लास कहता हूँ कि फेडरेशन ऑल इंडिया क्या बैकवर्ड क्लास कहता हूँ। फेडरेशन की ओर से माता सावित्री बाई फुले के ऊपर जो है हाँ की जयंती के पाक्षिक हाँ हाँ पाक्षिक जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। जी। पखवाड़ा भी मतलब जो है साप्ताहिक पखवाड़ा जी चलेगा इसमें, मतलब 7 दिन तक। तो हम लोग लगातार अभी जो है अभी से 15 दिन लेकर के तक, 15 दिन, 15 दिन तक, 15 पाक्षिक दिन मतलब तक 15। जी जी जी। तो अब आज से लगभग जो 15 दिन तक हम लोग भी लगभग लगभग जो उन्हीं पे चर्चा करेंगे, और इनके विभिन्न पहलुओं पे बात करेंगे। कल से जो आज तो आपने एक मतलब जो एक सारांश पेश किया है उनके जीवन की झलक। तो जो और भी हमारे इसमें दर्शक जी 3 तारीख को दरभंगा में जी आपको गंज पर हम्म एक आयोजन है हम्म सावित्री बाई फुले के जयंती पर। हम्म तो उसमें भी हम दर्शकों से कहना चाहेंगे कि जो लोग वहाँ निकट में है, वहाँ गंज पर यह आयोजन रखा गया है, उसमें हम्म आप सब भाग ले सकते हैं। और आप सबको का स्वागत है, आइए भाग चलिए लीजिए। और इस
इस तरह के कार्यक्रम में आकर अपने समाज को फिर से शिक्षा के क्षेत्र में जनजागरण कराकर और अपने उद्देश्यों की पूर्ति, जो उद्देश्य लेकर फूले माँ सावित्री चली थी, उनके सपने को साकार कीजिए, ताकि आपका समाज एक विकसित समाज हो सके, सिविलाइज समाज हो सके। जी, ये मेरा उन तमाम लोगों से आग्रह है। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी सर जो है मतलब देश की आधी आबादी महिला है, जी, और आज के दौर में भी जब हम 21वीं सदी में हैं, उस समय भी हम लोगों को ये देखने के लिए मिलता है कि हम लोग जब भी बात होती है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को आज भी शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। शिक्षा हाशिए पर, मतलब महिला हाशिए पर है, उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। अब तो गांव में भी वैसे लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस आज से सर 200 साल पहले की बात है, जो जो एक महिला शिक्षक बनती है और अपने समाज को पढ़ाने के लिए पूरे जो उस समाज से लड़ती है, जिस समाज में जो मतलब जो शूद्रों को पढ़ने तक का हक नहीं है, पुस्तकों की तरफ देखने तक का हक नहीं है। उसे पढ़ाने के लिए विद्यालय खुलती है, उसे पढ़ाती है और एक रूढ़िवादी परंपराओं से लड़ती है। ये तो सर हमारे समाज की महिलाओं के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत रहेगी, और हम चाहेंगे कि हमारे समाज की। जी। केशव जी, हम एक चीज कहना चाहेंगे हम्म कि इसमें देखिए क्या कि आप अपने शरीर में एक टंकी है, एक मैंने कोई टंकी है जिसमें नल लगा हुआ है, एक तरफ से पानी उसमें भरने का, एक तरफ से उससे खर्चा करने का, निकालने का। तो अगर आप भरने का काम करिएगा कि हम टंकी को भर लें, तो भरने वाला चालू कीजिएगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक जो है उसमें खाली करने वाला भी सिर्फ रहे, और उससे भी आप पानी निकालते जाइएगा तो कभी नहीं भरेगा। तो अभी जो शिक्षा का प्रणाली है, उसमें दुनिया विज्ञान के तरफ जो देश आगे विज्ञान को प्राथमिकता दे रहा है, धार्मिक बातों की तरफ रूढ़िवादिता को, पाखंडवाद से मुक्ति ले रहा है और उसको छोड़ के अपने संविधान और विज्ञान पर काम कर रहा है, वो आगे निकल जा रहा है। आज के डेट में हमारे लोग, हमारी बच्चियां जरूर जा रही हैं स्कूल, उनको अवसर मिल रहा है, लेकिन अब है क्या कि वो दोनों काम कर रही है। एक तो उनको उच्च शिक्षा मिलता नहीं है, और जो भी शिक्षा मिलता है वो, लेकिन साथ साथ वो धार्मिक बातों में भी उलझी हुई है। उनकी माताएं बिल्कुल वो पढ़ने जा रही है, उनकी माता अनपढ़ है, अगला जनरेशन अनपढ़ है, और दोनों के बीच में एक तरह से उसको, एक तरफ से धार्मिक अंधविश्वास में जब शादी होता है, वहां से लेकर अभी क्या है कि प्रत्येक शादी पुरानी विधि से ही हो रही है, जबकि क्या कहते हैं, ये इस विवाह का आयोजन सावित्रीबाई फुले ही कर चुकी थी। सर कि सर हम बोल जी, चुके हैं कि सर हम लोग एक सप्ताह 15 दिन तक जो है इत्मीनान से इस पे चर्चा करेंगे, और बहुत मतलब जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, ठीक है, ठीक। सर समय भी हो चुका है, लगभग 53 मिनट हम लोग जो है इस वीडियो को बना लिए हैं। तो इसीलिए आज आज जो है मतलब मोटा मोटी जो आप बताए हमारे दर्शकों को उनके जीवन के बारे में, उससे भी काफी सीखने की जरूरत है। तो अब सर हम इसे अभी आज आज के लिए सर हाँ, ठीक है। यहीं पे विराम देते हैं। तो और फिर से मैं तमाम जी। दर्शकों को और इस कार्यक्रम को देखने वाले जो भी हैं, उन तमाम लोगों को नए साल का मुबारकबाद देता हूँ। उनका जीवन सुखद रहे जी जी। और सफल हो अपने अपने उद्देश्य के प्रति। बहुत बहुत तमाम लोगों को धन्यवाद जी और आभार भी, जो देख रहे होंगे, उसको फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जी जी आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तमाम लोगों को के प्रति मैं जी आभार व्यक्त करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, सावित्रीबाई फुले सिर्फ इतिहास नहीं, एक अधूरी जिम्मेदारी है। जब तक हर बेटी सुरक्षित नहीं पढ़ेगी, हर बच्चा समान अवसर नहीं पाएगा और शिक्षा सत्ता से मुक्त नहीं होगी, तब तक सावित्रीबाई की लड़ाई जारी रहेगी। नया साल तभी नया होगा जब सोच नई होगी।
इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। बौद्ध जी, इस विचारोत्तेजक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, जुड़े रहिए सत्यबोध न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ शिक्षा ही सबसे बड़ी क्रांति है और हम चाहते हैं कि शिक्षा हर व्यक्ति तक पहुंचे और हर व्यक्ति जागरूक हो। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। जय संविधान।